नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो पांचवा प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे। इससे पहले हमने इसी का पहला पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज इसी सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर जो है हम 2 देखेंगे, जिसमें उसके आगे के प्रश्न प्रश्न नंबर 26 से लेकर के प्रश्न नंबर 50 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। 25 वाला प्रश्न हमने देख लिया था, 26 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपका है कि सिलिकोसिस एक है, आपको बताना है क्या है। गुर्दा संबंधित बीमारी है, यकृत संबंधित बीमारी है, या फिर फेफड़े संबंधित बीमारी है, या फिर अव्यवस्थित तंत्रिका संबंधित। बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। विज्ञान के यहाँ से हमारे प्रश्न 23-26 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 प्रश्न आपके विज्ञान के आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 30 तक। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला फेफड़े संबंधित बीमारी जो है ये बिल्कुल सही होगा। जो सिलिकोसिस है ये आपका फेफड़े संबंधित बीमारी जो है। और ये जो शीशे के कण होते हैं उसके द्वारा फेफड़ों में संक्रमण होने से जो है वो फैलता है। किसके कण? शीशे के कणों के द्वारा। और इसमें फेफड़ों के अगर स्थिति की बात करें तो इसमें फेफड़ों का क्रमानुकंचन जो है वो नहीं हो पाता है। और मुख्यतः ये उन मजदूरों को होता है जो सीसा फैक्ट्रियों में काम करते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका 27 नंबर प्रश्न। एंजाइम एक है, विटामिन, बैक्टीरियम, बायो उत्प्रेरक या फिर वायरस। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताइए एंजाइम इनमें से जो है वो क्या है। विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, या फिर वायरस है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। आपका ऑप्शन यहाँ पर बायो उत्प्रेरक जो है वो सही होगा। एंजाइम जो होते हैं वो रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन होते हैं। और इनके लिए एंजाइम शब्द का जो प्रयोग है वो 1878 में कुहने जो है उन्होंने पहली बार किया था। नाम भी चलिए लिख ही देते हैं यहाँ पर, कुहने। इन्होंने जो है वो 1878 में पहली बार एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। तो बायो उत्प्रेरक आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 28 नंबर प्रश्न, जो कि आपको सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ पदार्थ दे रखे हैं और एक तरफ उनके उपयोग दे रखे हैं। तो जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, आपका सिल्वर आयोडाइड हो गया, लिथियम बाइकार्बोनेट हो गया, दूधिया मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशिया हो गया। तो ये 4 नाम दे रखे हैं। अब इसके सामने उपयोग इसके लिखे हुए हैं, आपको सही मिलान करके बताना है कौन सा किससे जो है वो मैच करेगा। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दूधिया मैग्नीशिया की, क्योंकि प्रति अम्ल इसके सामने लिखा है, इसी के जस्ट सामने है, यही आपका सही होगा। यहाँ पर प्रश्न में सही नहीं पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लिथियम बाइकार्बोनेट जो है गठिया का उपचार, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सिल्वर आयोडाइड ये तो बहुत बार आता है कृत्रिम वर्षा के लिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और पहला वाला यहाँ पर गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं होता है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में जो है वो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो आंसर आपका पहला वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 29। 29 प्रश्न आपका, एक तरफ प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ दे रखे हैं और एक तरफ उनमें उपस्थित तत्व दे रखे हैं। आपको बताना है कि नीचे जो कोड दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सही क्रम जो है वो कौन सा होगा। हीरा, संगमरमर, रेत, रूबी, ये 4 नाम दे रखे हैं। और कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये 4 उसमें उपस्थित तत्व दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हीरा की, तो आप जानते हैं कार्बन का अपर रूप होता है, तो ये तो आप आसानी से जो है टिक कर ले जाएंगे, ए वाला कार्बन से मैच हो जाएगा। संगमरमर की बात करें तो ये जो है कैल्शियम से मैच होगा, आपका पहला वाला। ये दोनों तो इजी थे। तो 4 और 1 इनका सीरियल देखिए, तो डी वाले में सीरियल यही चल रहा है। तो अगर आपको इसके आगे नहीं भी आता था तो तब भी आप आंसर आसानी तक जो है वो पहुंच सकते थे। बस
2 और 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि रेत जो है ये आपका सिलिकॉन इसमें उपस्थित तत्व हो जाएगा, और जो रूबी दे रखा है ये आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्रम जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर जो है वो 30। प्रश्न आपका है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ये रीजन आपको पूछा गया है। पानी जमने पर फैलता है, ये रीजन होगा। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ये रीजन होगा। बोतल के बाहर का जो तापक्रम है वो अंदर से ज्यादा होता है, या फिर पानी गर्म करने पर फैलता है। बताइए ऑप्शन इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, इससे पहले भी एक प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसके बाद उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूटने का रीजन ये होता है क्योंकि जब जम जाती है तो जो बर्फ होता है उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, और बर्फ अधिक स्थान की आप बर्फ को जब आवश्यकता पड़ेगी तो जब फैलेगी तो जाहिर सी बात है बोतल जो है वो टूट जाएगी। आपका पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पानी जमने पर फैलता है। तो हमारे 5 प्रश्न विज्ञान के हो गए। अब देखते हैं एक एक करके मैथ के प्रश्न। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। प्रश्न आपका है कि 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है आपको, और 4 ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 7/11 दे रखा है, इसको आप जो भाग विधि होती है उससे कर सकते हैं आसानी से। भाग विधि किस प्रकार से, जैसे हम लिखते हैं अंदर की ओर, इसको रफ करके इस टाइप से लिख देते हैं 11 और अंदर की ओर आपका 7। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये 11 आपकी जो संख्या है वो बड़ी है, अंदर वाली छोटी है, तो दशमलव लगा लेते हैं। एक दशमलव लगा के यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। 11 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो 66 हो जाएगा। 70 में 66 घटाएंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 0 हम फिर से लगा सकते हैं। फिर 11 कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। 11 तिया 33 होता है, तो यहाँ 33 आ जाएगा। 40 में से 33 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आपका 7 बचेगा। फिर यहाँ पर 0 आप लगा लेंगे। फिर 11 6 बार में फिर से जाएगा, तो देखिए रिपीट होने लगा। 6 पहले था, 3 आया, फिर 6 आया, तो यहाँ पर भी सेम चीजें आ रही हैं, यानी आगे भी आपका ये जो है वो 66 आएगा, और घटाने पर यहाँ भी आपका 40 आएगा, मतलब 4 आएगा, एक 0 फिर लेंगे, फिर 3 बार में ले जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर 0.636363 इस टाइप से जो है वो रिपीट होता जो है वो चलता चला जाएगा। अब 2 अंकों के बाद नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप क्या करिए, जितने के बाद हो रही ना बस उस पर लाइन खींच दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पर सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। प्रश्न है कि यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, तो आपको बताना है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है तो संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है आपका ऑप्शन से, और दूसरा तरीका है एक्स मान के। एक्स मान के करेंगे तो आपको समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप वहां पर संख्या x मान सकते हैं, और प्रश्नानुसार लिखा है कि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, तो दोगुना मतलब 2x हो जाएगा। संख्या को दोगुना करके x हमने अगर संख्या मान ली है, उसमें 20 जोड़ने पर यानी +20 हो जाएगा, वही संख्या प्राप्त होती है, यानी बराबर जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके, यानी x जो संख्या है उसको 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, यानी कि -4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपका x का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8x है, 8 को x से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2x है, तो ये 2x जब इधर आएगा तो 8x में से 2x घट जाएगा, तो बचेगा 6x। सेम चीज यहाँ पर ये माइनस का 4 है, इधर प्लस का 20 है, तो आप क्या करिए इस माइनस के 4 को उधर ले जाइए, तो प्लस का 4 बन जाएगा, तो उधर जाकर जो है 24 हो जाएगा, यानी मान क्या आ जाएगा 6x बराबर 24। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 कन्नम 6, 6 चौक 24 होता है, तो 4 आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिससे आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अब इसी ऑप्शन को लेकर ही मैं आपको ऑप्शन से भी करके बता सकता हूँ,
आपको जो इजी लगे वो आपको अपने एग्जाम में जो है वो करना है। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, कह रहा है यदि किसी संख्या को दोगुना करके, तो जो संख्या है किसी संख्या की बात की जा रही है ना, उसी संख्या को निकालने की भी बात की गई है, तो हम ऑप्शन से ही 4 को ले लेते हैं कि मान लेते हैं वो संख्या 4 है। अभी हमें पता नहीं है, हो सकता हो हम यहाँ स्टार्टिंग 3 से करते हैं, पर हमको जब हमने निकाल लिया तो हम 4 को ही डायरेक्ट करके बता दे रहे हैं। तो किसी संख्या को दोगुना करके, तो 4 का दोगुना करेंगे कितना होगा, 8 होगा। उसमें 20 जोड़ने पर, 20 जोड़ेंगे 8 तो 28 होगा। अब एक तरफ 28 है, अब कह रहा है वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करने पर संख्या 4 है। 4 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाते हैं तो वो मिलता है। तो अगर 32 में से 4 घटा देंगे तो इधर भी 28 मिल जाएगा। तो देखिए दोनों 28 28 बराबर है, यानी आपका 4 वाला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आपकी जो शर्त है वो फुलफिल्ड हो गई, आंसर आपका निकल आया। अब देखिए इस तरीके से करने में आपको मात्र 10 सेकंड का समय लगेगा जोड़ने घटाने में। तो कई बार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको जो कठिन से कठिन होते हैं ऐसे ऑप्शन से आसानी से निकल आते हैं। तो दोनों तरीका देख लिया करिए जो आपको उस समय प्रश्न के अकॉर्डिंग सही पड़ रहा हो। अगला प्रश्न देखते हैं 33। प्रश्न आपका है कौन सा व्यंजक का वर्गमूल निरूपित करता है। तो व्यंजक ये दे रखा है 3 की घात 34 प्लस 3 की घात 35, और आपको वर्गमूल बताना है इसका। अब यहाँ पर 3 की घात जो 34 दे रखा है, इसमें भी टोटल 3 की घात 34 है, और 3 की घात 35 जो है इसमें तो है ही ये 3 की घात 34, यानी कि टोटल में से दोनों में से हम 3 की घात 34 को कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से 3 की घात 34 को हम कॉमन ले लेते हैं और वर्गमूल निरूपित करना ना, बताना है कि इसका वर्गमूल, तो अंडर रूट हम साथ में लगा लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा यहाँ 3 की घात 34 पूरा ले लिया गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ 3 की घात 35 में से 3 की घात 34 ले लिया गया तो केवल 3 बचेगा। फिर 3 और 1 आपका जुड़कर हो जाएगा 4, और यहाँ पर 3 की घात हो जाएगा 34। ये हमारे नेक्स्ट स्टेप में। अब हमें बाहर दिख रहा है वर्गमूल, हमें वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो ये जो 4 यहाँ से आया, इसको हम अलग 2 गुणे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम 3 की घात 34 को भी हम 17 दूना 34 होता है ना, 3 की घात 17 गुणे 17 करके लिख सकते हैं। यानी इसी को हम सॉल्व करके एक स्टेप आगे क्या लिख सकते हैं, इसी को हम अंडर रूट में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। साथ ही साथ 3 की घात 17 गुणे 3 की घात 17 लिख सकते हैं। इसको हमने लिखा है 3 की घात 34 को, और 2 गुणे 2 किसको लिखा है, 3 और 1 4 जोड़ने पर आया उसको। ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि वर्गमूल लगा हुआ है और वर्गमूल से हम अंकों को बाहर निकाल सके, इसलिए हमने 2 के फॉर्म में ऐसे लिख लिया। अब इसको एक स्टेप आगे जब इससे निकालेंगे तो यहाँ केवल 2 बचेगा वर्गमूल से निकालने के बाद, और यहाँ पर 3 की घात जो है वो 17 बचेगा। बस यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 की घात 17 आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न जो कि एवरेज पर आधारित है। प्रश्न को पहले समझते हैं। कह रहा है कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन जो है वो बनाए। 4 ऑप्शन है 54, 57, 56, 55। बताना है आपको कौन सा सही होगा। प्रश्न में क्या कह रहा है, 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। तो टोटल स्कोर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी पारियां हैं उससे जितना औसत स्कोर है उसको गुणा कर देंगे। तो टोटल निकालने के लिए 11 गुणे 52 करेंगे और 572 आपका आ जाएगा। 11 पारियों का जो है कुल स्कोर 572 आ जाएगा। आगे कह रहा है 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। तो अब 13 पारियों का कुल निकालेंगे तो 13 गुणे 54 करेंगे, तो 13 गुणे 54 आपका हो जाएगा 702। तो यहाँ पर 702 आ जाएगा। फिर लिखा है कि यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए। अब 12वीं पारी और 13वीं पारी इनका टोटल स्कोर किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो 13 पारी का स्कोर था ये और 11 पारी का जो स्कोर था ये, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालें तो आपका वो 12 पारी और 13 पारी दोनों का स्कोर का ऐड के बराबर जो है हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 130 के बराबर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख कर के बताते हैं क्या,
कि 12वीं पारी प्रश्न में पूछा गया ना, 12वीं पारी में कितने रन बनाए, तो मान लेते हैं 12वीं पारी में हमने एक्स रन जो है वो बनाए, और 13वीं पारी में कितने होंगे, क्योंकि लिखा है ना यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो 13वीं पारी में x प्लस 16 हो जाएगा, तो इसी x प्लस 16 और ऐड कर देंगे। अब ये वही सिचुएशन आ गई जो हमने यहाँ बताई, क्या कि 12वीं पारी और प्लस 13वीं पारी, इन दोनों का जो योग होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 130 था, 130 के बराबर रख देंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके जो x का मान निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। अब इस x को सीधे सीधे जोड़ ही देते हैं, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। ये 16 उधर जाएगा तो 130 में से घट जाएगा, तो 130 में से 16 घटाएंगे तो 114 बचेगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो 2x बराबर 114 आएगा। x का मान 114 का आधा 57 हो जाएगा, 57। आंसर आपका यहाँ पर बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इस टाइप से इस प्रश्न को आप कर सकते थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए कैसे आप इस प्रश्न को करेंगे। अब यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है तो हम टोटल मान लेते हैं कि 100 अपने आप में वैल्यू 100 होती है, परसेंटेज में जो बात करते हैं, तो 0.05 दवाओं को खारिज करने के लिए वो कितनी दवाओं की जांच करेगा? 100 दवाओं की जांच करेगा। तो अगर इतने के लिए 100 करता है तो एक के लिए कितना करेगा? 100 बटे में 0.05। इस चीज को समझिए कि एक दवाओं को खारिज करने के लिए हो जाएगा आपका 100 बटे में 0.05। फिर प्रश्न में 4 दवाओं को पूछा गया है, यहाँ पर 4 लिख लीजिए। इसका कितना हो जाएगा? 100 बटे 0.05 तो रहेगा ही, 4 पूछा गया है तो 4 से और गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जीरो यहाँ दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 5 से इसको काट भी सकते हैं, तो 5 दूना 10 और 1 2 3 3 जीरो लग जाएंगे। 2000 गुणे 4 8000 होगा। बी वाला आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से इस प्रश्न को आप कर सकते थे। अगला देखते हैं, यहाँ तक हमारे मैथ के प्रश्न थे। अब हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? निर्मला वर्मा, नरेश मेहता, शंकर शेष या फिर मोहन राकेश? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन मोहन राकेश बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहन राकेश के और भी बहुत से फेमस रचनाएं हैं, नाटक हैं, जैसे कि आधे अधूरे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। शंकर शेष जो है, इनके प्रसिद्ध नाटक में घरौंदा, फंदी, एक और द्रोणाचार्य, बंधन अपने अपने, ऐसी बहुत सी रचनाएं जो है वो आती हैं। अगला देखते हैं आपका जमीन आसमान एक करना। 37 नंबर प्रश्न है, आपको मुहावरा बताना है, इसका अर्थ जो है वो क्या होगा। पूरी तरह से नष्ट करना, घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना या फिर व्यर्थ का कार्य करना। आंसर की बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना तब कहते हैं जमीन आसमान एक कर दी, यानी कि घोर प्रयत्न करना। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। गीता प्लस अन्य, गीत प्लस जली, गीतान प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर, गीत प्लस अंजलि जो है ये सही संधि विच्छेद इसका होगा। और कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है आपका ये। और भी इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ याद रख सकते हैं, जैसे कि महाशय हो गया, महा प्लस आशय, महींद्रा हो गया, मही प्लस इंद्र, पितृण आपका पितृ प्लस ऋण, ऐसे बहुत से इसके एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं कि मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, ये जो वाक्य है इसमें त्रुटि है, जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, आपको वो विकल्प बताना है कौन सा है। मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ।
तो बताइए इनमें से चारों में से आपको सही शुद्ध रूप जो है वो छांटना है। तो चलिए बात करते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है किस वाक्य में जो है वो त्रुटि है। तो आपका पहला वाला भी त्रुटि वाला है, दूसरा वाला भी गलत है, मैं आप में श्रद्धा करती हूँ गलत है, मैं आपकी श्रद्धा करती हूँ ये भी आपका गलत है, तीसरा वाला भी गलत है। तो चौथा वाला यहाँ पर सही है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था ना कि प्रस्तुत ये वाक्य में त्रुटि है, आपको शुद्ध रूप को एक विकल्प दे रखा है, कौन सा होगा? तो आपका डी वाला शुद्ध होगा कि मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। ये आपका एकदम शुद्ध रूप है, यही आपका आंसर होगा। अगला देखते हैं आपका, जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा? दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। अब देखिए सुलभ तो आप सभी जानते हैं, जो आसानी से प्राप्त हो सके, जो आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सुलभ। एक ऑप्शन तो आपके लिए आसानी से कट जाएगा। अब बाकी ऑप्शन में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका दुर्लभ जो है सही होगा, जो कठिनाई से मिलता हो उसे कहते हैं दुर्लभ। दुर्गम इसी से मिलता जुलता, जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता हो, जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसे हम कहते हैं दुर्गम। कहते नहीं बहुत से इलाके ऐसे होते हैं, कहते हैं दुर्गम इलाके हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। तो जिसमें जाना या फिर दूसरी लैंग्वेज में जिसको समझना कठिन हो वो आपका दुर्गम होता है। ध्यान रखिएगा दुर्गम और दुर्लभ में अंतर। अब यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न, 5 प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। पैसेज दे रखा है इंडिया सेकंड इनिंग इंग्लैंड, यानी कि क्रिकेट से संबंधित, और यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रश्न के जो नीचे दे रखे हैं उन्हीं की बात करेंगे। आप चाहें तो पैराग्राफ को रोक करके पढ़ भी सकते हैं। प्रश्न आपका है, व्हाट इज द सेंट्रल ओपिनियन इन द गिवन पैसेज। तो डायरेक्ट ये तो आपका पैराग्राफ पर आधारित है, तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। विराट कोहली इज सुप्रीमली कॉन्फिडेंट एंड डज नॉट हैव एनी फियर ऑफ फेलियर। ये आपका आंसर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि मैंने बताया ना क्रिकेट के बारे में बताया गया और विराट कोहली के बारे में बताया गया है, तो यही पूछा गया था कि जो पैसेज है उसमें ओपिनियन, सेंट्रल ओपिनियन क्या रखा गया है, तो यही है विराट कोहली के बारे में। 42 प्रश्न है जो कि आप बिना पैराग्राफ के दे सकते हैं। ये हम आपसे पूछते हैं, बताइए द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। यहाँ पर क्या आएगा? फॉर आएगा, टू आएगा, ऑफ आएगा या टूवर्ड्स आएगा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से टू जो है वो आएगा, रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर। तो आपका यही, किसी के प्रति उत्तरदायी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल टू समबडी के संदर्भ में टू वर्ड जो है वो यूज करते हैं। अगला देखते हैं 43 प्रश्न। प्रश्न आपका है कि सी एडवाइज्ड दैट आई डैश सर्टल एक्सपेंडिचर। बताइए शुड आएगा, सेल आएगा, शुड हैव आएगा, सेल बी आएगा, कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर शुड जो है वो सही होगा। तो सी एडवाइस दैट आई शुड कर्टल एक्सपेंडिचर, इस टाइप से आपका हो जाएगा। शुड का जो यूज है वो कोई सलाह या इच्छा को प्रकट करने के लिए किया जाता है, सलाह या इच्छा। जैसे यहीं पर लिखा हुआ है कि सी एडवाइस दैट, यानी उसने सलाह दी, दैट आई शुड कर्टल एक्सपेंडिचर, यानी कि मुझे खर्च में कटौती करनी चाहिए। तो सलाह आ रही है, इच्छा, इसी के संदर्भ में मैंने बता दिया, शुड आपका यूज हो जाएगा। 44 प्रश्न है, ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। ये आपका सेंटेंस है, आपको बताना है द अबव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच विल बी। तो इनमें से कौन सा जो है वो होगा? तो बताइए। आज तो आपका लगेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो चारों में इसीलिए दे रखा है। अब ये जोड़ने के लिए आपका टू लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्वेश्चन मार्क वर्ड में नहीं लगता है तो आपका बी और सी दोनों ही कट जाएंगे। अब ही आज कविता, ये तो सही है। अब यहाँ पर आगे दैट लगा दिया है, बस ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा डी वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। तो इस टाइप से ऑप्शन काट कर भी आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगला है, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड, बताना है आपको कौन सा सही होगा। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पासिव वॉइस।
द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स वर थ्रोइंग स्टोन्स, 20 lessons have been finished, the murderer hide the knife, the enemy will have sunk the ship by now। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका सही होगा। 20 lessons have been finished। यहाँ पर हैव बीन लगा हुआ है, इससे आप आसानी से जो है इसे पहचान सकते हैं कि ये जो है वो पासिव वॉइस का जो है वो सेंटेंस है। हमारे इंग्लिश के 5 ही प्रश्न थे समाप्त हुए। अब यहाँ से रीजनिंग के 5 प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। 46 प्रश्न आपका है कि जब घड़ी में शाम के 6:44 जो है वो बज रहे हों तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दो कोणों में से सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा। 62, 83.5 ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले पर ही रखकर आप कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है m बराबर 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो m है वो कितने मिनट दे रखे हैं, 44, तो उसकी जगह 44 रख देंगे। यहाँ पर लिखते भी चलते हैं 44 बराबर 2/11 आपका ऐसे ही रहेगा। h कितने घंटे हैं तो 6 हैं, तो 6 ऐसे रख दीजिए, गुणे 30 आपका ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस जो थीटा है प्लस माइनस थीटा को ऐसे ही रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो 2 है इसे 44 को काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे इसे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 22 आ जाएगा। 11 इधर है 22 इधर है, गुणा हो जाएगा तो 22 गुणे 11 242 होता है। और इस तरफ आपका 6 भी दे रखा है जो कि अंदर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 6 3 18 यानी 180 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। यानी इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं पूरा। इसी को ही हम नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखेंगे, काटने पर आपका 22 आया था और गुणा करने पर 242 आया था। 242 बराबर 1/11, नहीं गुणा करने के बाद 11 आपका नहीं बचेगा। 242 बराबर यहाँ पर था गुणा करने पर 180 और प्लस माइनस थीटा, इतना बचा था। अब प्लस माइनस जो थीटा है इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 180 को आप उधर ले जाएंगे तो 242 में से 180 घट जाएगा, 62 आपका बचेगा। प्रश्न में यही कह रहा था ना, दो कोणों में से छोटे कोण का मान बताइए, तो 62 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बड़े कोण का पूछा होता तो क्या करते हैं, चलिए अच्छा सेट वाइज ही आपको बताते चलेंगे। यहाँ पर आंसर आपका 62 हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न आते चलेंगे टाइप बताते चलेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। अगला प्रश्न आपका 47 है। यहाँ पर एक आपको इस टाइप से पंक्ति दे रखी है, कह रहा है उपरोक्त अनुक्रम में दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां पद कौन सा है। इस टाइप के प्रश्न को सीधे सीधे आप गिन लीजिए। तो देखिए बायां इस तरफ से है, दायां इस तरफ से है। प्रश्न में कह रहा है दाईं ओर से 15वां, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दाईं ओर से 15वें के दाईं ओर। अब यहां से दायां उस तरफ चला जाएगा, दायां इस तरफ जाएगा। कह रहा है दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां जी आ रहा है आपका, तो जी पर भी इस टाइप से बना देते हैं। कौन सा पद होगा, तो बस पद का नाम पूछा गया है, जी आपका सही हो जाएगा, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पूछा ही नहीं गया है। वैसे यहाँ पर सीधे सीधे ना पूछ करके अंतिम से दूसरा, अंतिम से तीसरा, इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। आपका सी वाला सही हो जाएगा। 48 देखते हैं जो कि आपका कथन और कारण तरीके से है। कह रहा है कि गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से चले गए, ये आपका ए दे रखा है। दूसरा कह रहा है बी वाला कि गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में ही एकत्रित हुए, दोनों लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है कथन ए कारण है, कथन बी उसका परिणाम है। फिर कह रहा है कथन बी कारण है, ए उसका परिणाम है। फिर कह रहा है ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है। और डी कह रहा है यदि कथन ए और बी दोनों किसी सामान्य कारण के परिणाम है, तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। ये तो आपको कंफर्म हो रहा है कि ये एक दूसरे पर तो डिपेंड नहीं है, तो आप सी या डी में से ही आपका आंसर होगा। यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है तो बस यही आपका सी वाला सबसे बेहतर होगा। किंतु दोनों, क्योंकि दोनों के जो रीजन है आपके
वो आपके जो है वो अलग अलग हैं, क्योंकि कुछ लोग शहर छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यदि शहर में स्टेशन हो तो लोग आ भी सकते हैं। तो इसमें आने और जाने का कारण क्या है, अलग है। तो दोनों अलग अलग स्वतंत्र जो कारण है उसके परिणाम है। देखा है ना कि गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से चले गए, और फिर गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। तो आपका सी वाला सही है। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न। स्टार्टिंग मैंने बताया था 50 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 49 नंबर प्रश्न है कि कलाई का संबंध यदि घड़ी से है तो उंगली का संबंध किससे होगा। अब घड़ी आप कलाई में पहनते हैं, तो उंगली में क्या पहनते हैं, जोड़, अंगूठी, अंगूठा या फिर नाखून। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका क्रम यही होना चाहिए। जैसे कलाई यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद घड़ी दे रखा है। अगर बाई चांस घड़ी पहले दिया होता, कलाई बाद में दिया होता, तो वहां पर जो डिफरेंस है, अंतर है, वो अलग हो जाता। यहाँ पर तो यही दिया है कि कलाई जो है उसमें घड़ी पहनते हैं, उंगली में क्या पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। पेट के प्रैक्टिस सेट के लिए लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं, ये कथन दे रखा है। कार्रवाई यहाँ पर लिखी है कि पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। दूसरा कह रहा है सरकार को भिखारी जो है उनके जो पुनर्वास है और उनके जीवन स्तर जो है उसको सुधारने पर विचार करना चाहिए। दोनों दे रखे हैं कार्रवाई। अब आपको बताना है कि दोनों अनुसरण करते हैं, केवल पहला अनुसरण करता है, ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई नहीं करता, ये केवल दूसरा करता है। तो आपको क्लियर तरीके से दिख रहा है कि पुलिस की मदद से इन भिखारियों को आप भगा तो बिल्कुल नहीं सकते हैं। ये आप जर्नल सोच रहे हैं, इस चीज को समझिए। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। परंतु आपसे प्रश्न में ये नहीं कह रहा है कि आप यहाँ पर अच्छाई बुराई को लेकर सोचिए। आपसे यहाँ पर इसीलिए कथन दिया है कि कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पर जोर किस पर दिया जा रहा है, पर्यटक स्थलों पर। उनके फुटपाथ जो है वो भिखारियों से भरे होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कार्रवाई जो है वो पूछी गई है। तो पहला, पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, बिल्कुल सही होगा। किसके अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग। बात को समझिए, कथन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ कार्रवाई दे रखी है। और दूसरा आपका कह रहा है सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। ये इसी को इसमें एडअप करके दिया गया है, इसीलिए कि केवल भगा देना ही नहीं उचित है, साथ ही साथ सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर भी विचार करना चाहिए। तो आंसर आपका दोनों, एक और दो अनुसरण करते हैं, ए वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है क्या कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जेनेवा, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। कोशिश अवश्य किया करिए, मैंने पहले ही कहा है, आप ही का इसमें फायदा है। चीजों को टाइप करते हैं, ढूंढते हैं, नेक्स्ट दिन आंसर देखते हैं, तो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। साथ ही साथ इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट अलग से यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट नाम से मैंने बना दी, उसमें जाकर इससे पहले के भी सेट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।